हाँ तो आगे देखें, अभी अपन देख चुके हैं यहाँ पर किसके बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अपन अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोटेशियम। चलो पोटेशियम के बारे में तुम सब जानते हो बहुत अच्छे से, वैक्यूल के अंदर K+H+ पंप, वहां पर भी काम करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से टर्जिडिटी क्या होगी, मेंटेन होगी, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अगर अपन बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर की बात करें, बड्स की बात करें, लीव्स एंड रूट टिप्स की बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस रीजन्स की जहां पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो वहां पर K+ आयन क्या काम करेगा, एक्टिवेट करेगा उन एंजाइम्स को विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन पर्पज, सेल के डिवीजन में एनहांसमेंट शो करेंगे, वहां पर ये काम में आएगा। बात करें ये आपको सेल के अंदर मेंटेन करेगा केटायन एनायन के बैलेंस को, जस्ट बिकॉज इट इज ए केटायन, तो ये एनायन के साथ एक्सचेंज करेगा खुद का, और केटायन और एनायन के क्या है, मेंटेन करेगा कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द, जब हम बात करें इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनल और इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन एंड एंजाइम इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और मेंटेन टर्जिडिटी, जो सेल की टर्जिडिटी है उसको क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा। और अगर अपन बात करें कि वैक्यूल की टर्जिडिटी को भी ये मेंटेन रख सकता है, K+। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कैल्शियम, अब कैल्शियम के बारे में बड़ा अच्छे से पता है हमको, कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Ca+2, और हमने एक चीज पढ़ी थी, दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग वॉल लेयर है दैट इज नोन एज द मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला का एक बेस्ट पार्ट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, तो अपन ने कैल्शियम बोला है, तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिडिल लैमेला। दूसरी चीज ये क्या काम करेगा, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर पाया जाएगा, क्यों, जो आपके माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, आपका Ca+2 की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करें, इन द फॉर्म ऑफ Ca+2 डिवाइडिंग सेल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएटिंग टिश्यू के अंदर काम में आएगा, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी वजह से। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला। हम बोला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट इज फॉर्म्ड इन द मिडिल लैमेला। ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, क्योंकि ये पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है भाई, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा तो सेल डिवाइड होगी, अदरवाइज सेल डिवाइड नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा Ca+2, इट विल एक्ट एज अ स्टेबलाइजर। और हम बात करें बहुत से एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी क्या करेगा, रेगुलेट करता चलेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम क्या काम करेगा, आप जानते हो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कोई भी, अगर जैसे एग वाली बात है, एग में जो क्लिडोइक एग्स होते हैं, जो मतलब क्लिडोइक मतलब कि जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर कवरिंग होती है, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर का काम करेगा, एक आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन ये कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं रिजिडिटी प्रोवाइड करने का मेन काम ये करेगा। नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, हम जानते हैं एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Mg+2। अब बताओ, मैग्नीशियम इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया किसका, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है, आपका मैग्नीशियम, पोरफायरिन रिंग के अंदर। तो ये क्या काम करेगा, पहला काम तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए और डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन करवा के जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के अंदर किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। और ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना एंड ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना, तो वहां पर भी Mg+2 विल एक्ट एज अ कोफैक्टर, वहां पर भी ये काम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करेगा, वहां भी Mg+2 काम में आएगा। और अगर अपन बात करें, इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम के अगर अपन देखें तो बहुत ही वास्ट क्या है, इसके बहुत से वास्ट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को अपन आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट वाली बात भी यहाँ पर आ गई। और हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एक है लार्जर सब यूनिट इस तरीके से, और एक है आपका कौन सा, स्मॉलर सब यूनिट, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम कौन करेगा, आपका Mg+2। चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, प्रोकैरियोटिक 70S वाला, यूकैरियोटिक 80S वाला। नो डाउट यूकैरियोट्स के अंदर दोनों मिलेंगे, 70 भी मिलेगा और 80 भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा है आपका सल्फर। अब देखना यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करवा दी है पहले से ऑलरेडी, कि सल्फर आपका बेसिकली दो अमीनो एसिड के अंदर मिलेगा। एक तो कौन सा है आपका सिस्टीन, दिस वन इज द सिस्टीन, चाहे तो हम लिख सकते हैं, एंड दिस वन इज द मिथियोनिन।
मिथ्योनिन। मिथ्योनिन वो अमीनो एसिड है जो ट्रांसलेशन के दौरान सबसे पहला जो अमीनो एसिड बनेगा बाय मीन्स ऑफ कोडोन, तो वो कौन सा होता है आपका मिथ्योनिन होता है, जो डेट इज कोड बाय AUG, coded by AUG या or it will be coded by GUG if AUG is not present and GUG come in the starting। ठीक है, तो हमने मिथ्योनिन के अंदर भी आपका सल्फर पाया जाएगा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर, और मिथ्योनिन के अंदर भी आपको सल्फर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन है भाई, ध्यान रखना है ना, ठीक है। और अगर अपन बात करें सेवरल कोएंजाइम्स का और वाइटामिन का वाइटामिन का क्या है, ये कंपोनेंट है और फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन का नाम कुछ याद आ रहा है कहने का, FES कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का। आयरन सल्फर प्रोटीन हम जानते हैं ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको ये मिल जाएगा, आसानी से फेरोडॉक्सिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आपका सल्फर कहाँ कहाँ काम में आ रहा है, मतलब विटामिन बनाने में काम में आ सकता है, ये प्रोटीन बनाने में काम में आ सकता है, ये आपको साइक्लिक या आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर देखा जा सकता है आपके। ठीक है, ये सारे आपके किसके हो जाएंगे, सल्फर के हो जाएंगे। तो अब मैंने कहा ना कि अगर आप हमको पूरी बॉटनी फिजियोलॉजी पता है तो हम इसको ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। जैसे तुम बोलोगे फेरोडॉक्सिन कहाँ मिलता है, तो हमने बोला कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे मिलता है, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका आयरन। आयरन क्या काम करता है, Fe+3। आयरन आपको किसमें मिलता है, पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है ना, इसलिए हमको पालक खाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, इट इज ऑल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, जो आपके कौन से प्रोटीन, कौन से वाले प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे वहां पर ही मिलेगा। जैसे कि आप बात करें साइटोक्रोम, और हम बात कर सकते हैं अभी 2 मिनट पहले देखा अपन ने कौन था, फेरोडॉक्सिन, तो उसका स्ट्रक्चर भी कौन बना के जाएगा, आयरन बना के जाएगा। अगर अपन बात करें ये कैटालेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा। अब कैटालेज क्या काम करता है हम जानते हैं, जो H2O2 है पेरोक्साइड, उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, H2O+O2 में, मतलब इसकी जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी इस कैटालेज एंजाइम ये काम करता है, कैटालेज, और कैटालेज को ये एक्टिवेट करेगा कौन, आयरन। ठीक है, एंड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब यहां पर ये आ रहा है कि क्लोरोफिल को फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगा, तो मतलब कि ध्यान रखना, ठीक है ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आयरन होता है वो क्लोरोफिल का कौन सा फॉर्म, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है क्लोरोफिल का, उसको फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है, आपका आयरन हेल्प करता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, Fe यहाँ पर भी काम आता है। कैटालेज इंपॉर्टेंट काम है, कैटालेज हमारे ह्यूमन के अंदर, लिवर के अंदर ही पाया जाता है, वहाँ पर भी ये काम करेगा। प्लांट के अंदर भी आपको माइक्रोबॉडीज के फॉर्म, माइक्रोबॉडीज जो माइक्रोसेल ऑर्गेनल्स है उसके अंदर ये पाया जाता है कैटालेज एंजाइम, ध्यान रखना है इस चीज़ का। सर ने नो डाउट सेल बायोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ाया भी होगा। ठीक है, तो ये सारे अभी यहाँ तक हो गए हैं, बचे कुछ अभी और भी हैं, उसको पहले पढ़ाना है। तो हमें पहले इन सबका फंक्शन अगर पता लग जाएंगे तो तुम खुद देख के बता सकते हो कि यार इसका फंक्शन ये है, तो ज़रूर कंफर्म बात है, इसमें अपन इसको हटा देंगे तो इसकी कमी हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगी और कमी ये होगी। ठीक है, इसको जल्दी से अपन क्या कर लें, कॉपी कर लें फटाफट। हाँ तो बच्चे भाई आगे देखें, हमें क्या पढ़ना है, हम ये देख रहे थे कि कौन सा पर्टिकुलर मिनरल क्या चीज़ कंट्रोल करता है, ये हम देख रहे थे ना, तो इसी को अब आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। आगे आ रहा है हमारा नया एलिमेंट, इसका नाम क्या है, मैग्नीज। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाद में इसको एक प्रिसाइज कर लेंगे। मेरे हिसाब से मॉड्यूल के अंदर ये गिवन भी है कि आप पूरा देख सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट क्या रोल प्ले करता है। हमारा मेन काम है बट NCERT वाला, वहाँ पर कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इस चैप्टर में बड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि सर ये मिनरल्स वाले याद नहीं होते हैं। तो याद करने का एक ही तरीका है, जो NCERT में वो याद करें, आना यही है ना, क्योंकि ये चैप्टर प्रिसाइजली इसी चीज़ से आएगा, ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा। चैप्टर यहीं से आना है पूरा उठ के। ठीक है, चलो मैग्नीज याद आ रहा है कुछ, मैग्नीज बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। कहाँ पर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कहाँ पर जल्दी बताओ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अरे बताओ भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसमें होता है, H+ एंड O2। अगर यहाँ से 2 करना है तो यहाँ पर जाएंगे 4। बैलेंस कर दिया करो हमेशा ताकि याद रहेगा। ठीक है ना, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये पता लग गया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर मैग्नीज आपका क्या है, रिक्वायर्ड है। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Mn+2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ये होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वहाँ पर मूव करने के लिए, जो आप पढ़ चुके हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी आपको।
ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम इन द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब बात यहाँ यूं कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि कौन सा जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है वहां की बात हो रही है। ठीक है, तो उन बेसिस पे वहां पर भी आपको मैग्नीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जो बेसिकली हमारा जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, कई बार पहले ऐसा लगता था कि वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है हमको, बट वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रहा है, H2O से मिलता है हमको। तो हम बोलते हैं कि H2O अपने ऑक्सीजन को डोनेट करता है, अपने ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से फ्री फॉर्म में हमको मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, जिंक है। अब देखना जिंक का ध्यान रखना थोड़ा सा यहां पर। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, मतलब कि जहां जहां कार्बोक्सिलेशन होगा, जैसे कि जहां पर CO2 का एडिशन होगा, जो आप क्रेब्स साइकिल जब पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होगी उसके अंदर आप देखोगे कि CO2 का एडिशन हो रहा है। जहाँ जहाँ CO2 का एडिशन होगा, कहीं कहीं CO2 का अगर हम बाहर निकालने की बात करें तो उसे डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, CO को एडिशन को हम बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलेशन। तो अगर अपन जब अपन CO2 का फिक्सेशन करते हैं तो CO2 को क्या करते हैं, C3 एंड C4 साइकिल के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर एड ऑन करते हैं, तो वहां पर यहाँ पे कार्बोक्सिलेज यूज में होता है, क्योंकि हम कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, हम CO2 को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर ये Zn+2 एक्टिवेटर वर्क करेगा। एंड इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, प्रोमोटर है एक तरीके का, क्योंकि हम जानते हैं जो बेसिकली 3 तो प्लांट ग्रोथ तो प्रोमोटर है, कौन कौन से, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। और हम एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की बात करें तो वो क्या है, एक तरीके से ग्रोथ इनहिबिटर है। तो जो ग्रोथ प्रोमोटर है उसके अंदर ऑक्सिन का सिंथेसिस के लिए जो पर्टिकुलर मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज द जिंक, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। अगर अपन बात करें तो कॉपर से बड़ा फेमस है, याद आ रहा है, साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम के अंदर आपको कॉपर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और साइटोक्रोम क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है ना, याद आ रहा है, ETS के अंदर भी मिलता है, और आपके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भी साइटोक्रोम्स आपको मिलते हैं। याद आ रहा है कुछ, अगर पढ़ा हुआ है पहले, तो वहां पर आपको साइटोक्रोम काम में आ रहा है। अब ये रेस्पिरेशन में भी काम में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी काम में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में क्या ये काम में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइटोक्रोम क्या है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट्स हैं जो बीच में बन रहे हैं, जो आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखें, और अगर अपन रेस्पिरेशन के डिफरेंट साइकिल्स देखें तो वहां पर साइटोक्रोम आपको आसानी से नजर आएगा, जिसके अंदर कौन सी साइकिल, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर अपन बात करें, like iron is associated with certain enzymes involved in redox reaction and is reversibly oxidized to Cu+2, Cu+, oxidases और dehydrogenases। ये 2 तरीके की जो एंजाइम है जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर काम आते हैं। डिहाइड्रोजिनेज वहां यूज में आता है जहां पे NADPH2 काम में आ रहा है, तो वहां पर उन पर्टिकुलर एंजाइम्स को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Cu+2। बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता है अपन को, क्योंकि हमने बोला था जो फूड फ्लोएम के अंदर जो फूड का ट्रांसलोकेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा फ्लोएम, दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca+2। अब ये सब बात की बात है, हम सबसे पहले अपन को देखना है कहाँ, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये लिखा हुआ है भाई, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ही इसकी यही है। हम अगर अपन बात करें, जब पोलन जर्मिनेशन होता है, जब पोलन जर्मिनेशन कहाँ पे होता है, जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, जो सेम स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है, दैट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरोन। और अगर अपन बात करें इस तरीके से, ये देखो जहां पे पोलन ग्रेन आके गिरेंगे, और अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज के हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो दैट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरोन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, हमने बोला पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन जर्मिनेशन यही चीज है। ठीक है, आ रही बात समझ में अच्छे से, आगे देखते हैं। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग है मतलब अगर अपन बात करें Ca+2, किसी भी मेम्ब्रेन को स्टेबल बना के जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा Ca+2, और उसके अगर अपन बात करें जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला काम है वो भी Ca+2 करके जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन मॉलिब्डेनम।
मॉलिब्डेनम कहाँ काम में आता है, हम जानते हैं कहाँ काम में आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें काम आता है सबसे ज्यादा। ये हमने बोला मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ठीक है। तो इन द कंपोनेंट सेवरल एंजाइम लाइक नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आता है, नाइट्रेज रिडक्टेज, ये भी आपका किस में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आता है, एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि अगर अपन बात करें कि ओवरऑल जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको अगर कंप्लीट करना है तो आपको किस पर्टिकुलर मिनरल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नॉन एज द मॉलिब्डेनम एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट। तो ये हमारे बेसिकली सारे क्या हो चुके हैं जिसके अपन देख चुके हैं। लास्ट क्लोरीन बचा हुआ एक बस, है ना। क्लोरीन को भी अब तुम सब अच्छे से जानते हो। क्लोरीन क्या करता है, केटायन एनायन के बैलेंस को मेंटेन रखता है K+ के साथ मिलकर। और अगर अपन बात करें, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये 2-3 जगह तो बहुत अच्छा काम करके जाता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Cl- आयन, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी सब सिंपल अपन सारी चीजें देख चुके हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। अपन ने केटायन एनायन बैलेंस का ध्यान रख लिया और अपन ने बोला वाटर स्प्लिटिंग का भी इसके अंदर काम आ चुका है। तो सारा आपके ये हो चुके हैं। तो अभी तो हमने इसे क्या है, रोल पढ़ लिए हैं। अब हमारा काम क्या है आगे का? हमारा काम बस सिंपल सा इतना है कि हमें ये देखना है कि हम ये चीज़ शायद पहले बता चुका हूँ मैं, कौन से पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट मोबाइल हैं और कौन से कैसे हैं इमोबाइल हैं। इमोबाइल मतलब कि जो मूव नहीं कर सकते, और अगर अपन बात करें जो बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर ये इमोबाइल में वो आ जाते हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर जो स्ट्रक्चर बनाने में काम में नहीं आ रहे हैं और दूसरी चीज़ों के काम में आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दे आर मोबाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि दे कैन रीट्रांसलोकेट, मतलब एक जगह से दोबारा कहीं और रीट्रांसलोकेट हो सकते हैं। तो इमोबाइल वाले, मोबाइल वाले क्या हैं, जो रीट्रांसलोकेट हो सकते हैं, ये रीट्रांसलोकेट नहीं हो सकते। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर तो यहां बोल सकते हैं अपन रीट्रांसलोकेट हो सकते हैं और ये रीट्रांसलोकेट नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि हम इसकी मोबिलिटी और इमोबिलिटी की बात क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये बोला सीधा कि देखो बच्चों, हमने बोला ये एक प्लांट है भाई, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की कमी आ गई, किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की कमी आ गई, यहां से मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, ऊपर जाएगा मिनरल, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब कमी आई है तो मान लो पर्टिकुलर इस लीफ के अंदर कमी है, उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कोई सा भी है, उसकी कमी है इस जगह पर। तो यहां से कोई भी चीज मूव करके यहां तक पहुंचेगी या फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्ट से यहां पहुंचेगी। मतलब कि मैंने बोला एक तो यहां से जो यहां पहुंचना हुआ, डेट इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, यहां से यहां पहुंचना, ट्रांसलोकेशन, डेट इज ऑल बाय मीन्स ऑफ फ्लोएम, है ना, या फिर बाय मीन्स ऑफ जाइलम। चलो बताओ भाई, बाय मीन्स ऑफ जाइलम। अरे जाइलम ही तो करेगा मिनरल ऑफ वाटर का कंडक्शन। यहां पहुंच गया, ट्रांसलोकेट हो गया। अब यहां से दोबारा कहीं और जाना है, डेट इज नॉन एज रीट्रांसलोकेट। री मतलब दोबारा, ट्रांस मतलब कहीं और लोकेट करना, कहीं और उसको दोबारा पहुंचा देना, डेट इज नॉन एज रीट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो मतलब ये सारे तो रीट्रांसलोकेट हो जाएंगे, बट ये वाले सारे रीट्रांसलोकेट नहीं हो सकते, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब हमें पता लग चुका है कि कौन से मोबाइल है, कौन से इमोबाइल है। ध्यान रखना, इमोबाइल बेसिकली वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। अब अगर मान लो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी चीज से, मान लेते हैं मैंने बोला कि सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या आसानी से वो छोड़ के जा पाएगा, वहां से निकल के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा भाई, आसानी से वहां से मूव नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अगर अपन बात करें कि अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को कोई पर्टिकुलर मिनरल नहीं मिला तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ग्रोथ कम होगी और मान लो और भी मिनरल नहीं मिलता गया, तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जो कमी की वजह से जो सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर आने चाहिए वो नजर आने लग जाएंगे। और अल्टीमेटली फाइनली उसको मिनरल नहीं मिल रहा है तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, उसकी कंफर्म आते उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको एक टाइम टू टाइम मिनरल की प्रोवाइड तो हमको करना ही पड़ेगा। अब अगर मिनरल नहीं मिलेंगे तो
तो कैसे करें? तो सॉइल कहाँ, अब तो हम क्या करें, सॉइल को फर्टाइल बनाना पड़ेगा, तो सॉइल के अंदर मिनरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा कैसे सॉइल के अंदर? तो हमने एक बहुत अच्छा प्रोसेस पढ़ रखा है पहले, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या होता है? रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होना। तो हम जानते हैं रॉक इज ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि रॉक के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं। जब वो सॉइल के अंदर मिल जाएगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मिनरल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। Whenever the supply of any essential element, अब essential में मैक्रो माइक्रो दोनों आ जाते हैं, ध्यान रखना ना, याद है ना, कोई हल्का सा है ना, becomes limited, plant growth is retarded। प्लांट ग्रोथ कैसी हो जाएगी? रिटार्डेड, कम हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ भी होने के चांसेस पूरे आ जाएंगे। अब अपन ने बोला द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, मतलब कि हमने बोला कि एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है कि इतना मिनरल चाहिए, अगर इतना मिनरल नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना सा मिनरल मिल रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। मतलब हमें कम से कम इतना मिनरल तो उसको देना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा थोड़ा सा दे सकते हो, बट अगर माइक्रो में बात करें तो टॉक्सिसिटी बढ़ने का डर हो जाएगा। मैक्रो में ऐसा कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमको मतलब क्रिटिकल लेवल तक तो उसको मिनरल देना ही पड़ेगा, जिससे उसकी ग्रोथ रिटार्ड ना हो। आगे देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है। अब अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम पर्टिकुलर कोई मिनरल मिल रहा है, तो जो कमी आ रही है मिनरल की, उस कमी की वजह से बहुत डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स नजर आएंगे, जिनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कि मतलब कमी की वजह से ऐसा हुआ, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे अंदर अगर बात करें, मेरी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ गई, तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होगा? जब बोन होंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, बोन कैसे कमजोर हो जाएंगी, एक न्यू मारा नहीं, हाथ टूटा नहीं, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें, मैंने बोला कि मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है, ठीक है ना। तो एनेमिक कंडीशन आ जाएगी मेरी बॉडी के अंदर। और तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉस्फेट नहीं बना तो भी फिर बोन में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंट जैसे विटामिन नहीं मिला, कोई पर्टिकुलर विटामिन नहीं मिल रहा है, विटामिन ए नहीं मिला तो जीरोफिल में होने की कंडीशन आ सकती है। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मिनरल्स जो हैं, अगर वो पर्टिकुलर किसी प्लांट को नहीं मिला तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने हैं, ये पक्का है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अब प्लांट के अंदर तो क्या आएगा? प्लांट के अंदर भी ऐसी चीज आएगी जैसे क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो ऐसे छोटे मोटी चीजें उसके अंदर आती रहेगी। तो अब ये जो दिक्कतें आ रही है, इसको पूरा करने का तरीका क्या है? उनको सिंपल मिनरल देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है सेल डिवीजन जो हो वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना। जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ पूरी ना होगी, स्टंटेड ग्रोथ मतलब कम ग्रोथ रह जाए। क्लोरोसिस मतलब जो आपकी लीफ है वो येलो सी हो जाए, उसके अंदर जो आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन था वो थोड़ा कम हो जाए। नेक्रोसिस मतलब कि हम बात करें कि अगर लीफ है तो लीफ के अंदर जो उसकी सेल्स प्रेजेंट थी उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाए, और धीरे धीरे जो लीफ है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाए। प्रोग्राम्ड एक तरीके से क्या है, सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे नजर, तो पता लग जाएगा किसी मिनरल की कमी है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही मिनरल की कमी हो, एक से ज्यादा मिनरल की भी कमी हो सकती है, क्योंकि कई सारे मिनरल, 2-3 मिनरल मिलकर भी एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर सकते हैं। अभी देखेंगे इस चीज को बना के, है ना। देखो, The element is said to be deficient when present below the critical concentration। कोई दिक्कत, क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि the element is deficient in the plant, इस चीज की इसके अंदर कमी है। आगे देखते हैं। Since each element has one or more specific structural functional role in the plant, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक से ज्यादा फंक्शन है। अभी अपन ने सारे फंक्शन देखे, तो हर एक के बाद एक से ज्यादा फंक्शन है। तो मतलब कि मल्टीपल डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं सिर्फ एक मिनरल एलिमेंट की कमी से। मल्टीपल डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक मिनरल एलिमेंट है, वो इतने सारी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मेटाबॉलिज्म में, 2 से 3 चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। In the absence of any particular element, plant shows certain morphological change। certain क्यों बोला यहाँ पर? कई शो कर सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही शो करे, एक से ज्यादा भी शो कर सकता है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना। चलो आगे देखें। These morphological changes are indicative of certain element deficiency and are called as deficiency symptoms। कोई दिक्कत?
The deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrition is provided to the plant. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी आ रही है, वो अगर आपने प्रोवाइड कर दिया प्लांट को, तो डेफिशिएंसी सिम्टम अपने आप ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बट ध्यान रखना, ऐसा जब तक ही होगा जब तक प्लांट की अप्रॉक्स डेथ नहीं होने वाली हो। ऐसा नहीं है प्लांट पूरा ही मुरझाने वाला है, मरने वाला है, लास्ट टाइम मरना, उसका आपने वो मिनरल प्रोवाइड कर दिया, तो उसके टाइम पे चांसेस थोड़े उससे कम रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे और भी फैक्टर्स काम करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर एब्सिसिक एसिड क्या हो चुका होगा, प्लांट के अंदर सिक्रीट होना स्टार्ट हो चुका होगा, और एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की डेथ करना स्टार्ट कोशिश करेगा वो। तो जरूरी नहीं है हम जब भी हमेशा दें तभी प्लांट एकदम खिलखिला उठेगी, बढ़िया मजा आ गया, चलो, ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है ये चीज, ठीक है। आगे देखें, However, if deprivation continues, मतलब ये जो कमी है पर्टिकुलर मिनरल की वह कंटिन्यू रही, तो क्या हो जाएगी, फाइनली अल्टीमेटली डेथ होना कंफर्म है। ये पॉइंट में पहले भी बोल चुका था, ठीक है। अब हमने बोला प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ओल्ड पार्ट और एक होता है कौन सा, न्यू पार्ट, जो अभी नए नए बने हैं, और एक होते हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला ओल्ड लीफ बोल दो और न्यू लीफ बोल दो। तो जो ओल्ड लीफ है वो तो खुद ही मरेंगे कभी ना कभी, बहुत जल्द मरेंगे, किसके कंपैरिजन में, न्यू लीफ के कंपैरिजन में। अरे बात समझ। तो अब यहाँ पर डिपेंडेंसी शो की जाएगी किसकी, मोबिलिटी की। जो मोबिलिटी होगी किसके अंदर इमोबाइल एलिमेंट्स है, किसके अंदर मोबाइल एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई ओल्ड लीफ है, उसकी अब बॉडी के अंदर अब क्या है, कमी आ गई, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी आ गई, तो जो मोबाइल एलिमेंट है वो ओल्ड लीफ को छोड़ के निकल जाएंगे फटाफट। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, अगर कोई मोबाइल एलिमेंट है तो वो ओल्ड लीफ को जल्दी छोड़ के निकल जाएंगे वहां से, कि भैया ये तो ऑलरेडी मरने वाला है, इसके बाद रुक के क्या करना, उसको बचाया जाए जो अभी नया नया है। ओल्ड लीफ से निकल के कहीं और चले जाएंगे वो, ठीक है। बट जो इमोबाइल होंगे वो न्यू लीफ में है अगर, तो न्यू लीफ के न्यू लीफ में ही रहेंगे, और ओल्ड में इमोबाइल है वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, बट मोबाइल है तो मूव कर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो। The parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant, ठीक है। For elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissues from the old tissue or old leaf, the deficiency symptom tend to appear first in the older leaf। अब जरा समझना, मैंने बोला यहां पर ओल्ड लीफ, ये ओल्ड लीफ है, उधर न्यू लीफ है, कमी आई है किसी पर्टिकुलर मोबाइल कोई एलिमेंट की कमी आ गई, वो मोबाइल एलिमेंट की कमी आई है उधर वहां पर, तो जो मोबाइल एलिमेंट है वो फटाफट उधर निकल जाएगा। अब मोबाइल एलिमेंट अगर इधर निकल गया तो सबसे पहले मोबाइल एलिमेंट की कमी कहाँ नजर आएगी, अब वहां नजर आएगी। अरे बात समझ में अच्छे से, मोबाइल एलिमेंट की कमी वहां नजर आएगी, क्योंकि वो तो फटाफट छोड़ के निकल गया उसको। जैसे ही इसको लगा कि वहां हल्की सी कमी आना स्टार्ट हुई, तो समझ रहे तू तो वैसे मर रहा है, छोड़, चलो पहुंच गए, इधर पहुंच गए, फटाक से पहुंच गए। तो अब इधर तो फुलफिल हो गई चीजें, ये तो बढ़िया खिलखिला रहा है। मरने की कंडीशन किसकी आ रही है, उस पर्टिकुलर टिश्यू की आ रही है, उस पर्टिकुलर लीफ की आ रही है, उसकी उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट की आ रही है। दोबारा देखते हैं, फॉर एलिमेंट्स डेट आर एक्टिवली मोबिलाइज मतलब मूव, वहां से यहां हुआ, within the plant and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissues। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल deficiency symptoms of nitrogen, potassium, magnesium, ये सब क्या है, मोबाइल एलिमेंट्स है, आर विजिबल फर्स्ट इन द सीनिसेंट लीफ। सीनिसेंट लीफ मतलब जिनकी प्रोग्राम्ड डेथ होने वाली है। सीनिसेंट मतलब कि पहले कभी ना कभी यंग थे, उनके धीरे धीरे एज होते 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 वो अब डेथ की तरफ जाते जा रहे हैं। तो सीनिसेंट लीफ आपकी बेसिकली कौन सी लीफ होंगी, आपकी ओल्ड लीफ होंगी सारी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे देखते हैं। In the older leaves, biomolecule containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to the younger leaf। मतलब कि हम सिंपल पॉइंट तुम समझ ही सकते हो कि मिनरल एलिमेंट जो मिलेंगे तो जो भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उन सबका ब्रेकडाउन होगा और आयनिक फॉर्म में सारे जो मोबाइल एलिमेंट है वो ओल्डर लीफ से निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे यंगर लीफ के ऊपर। बट जो इमोबाइल है वो मूव नहीं करेंगे। बट जो यंग लीफ के अंदर अगर कोई इमोबाइल एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, इमोबाइल यहाँ पर वो कहीं और कमी नजर आ गई उसको, तो यंग लीफ से हम छोड़ के नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे वहीं के वहीं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट है तो नहीं छोड़ के जाएंगे आसानी से, ठीक है। The deficiency symptom tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile.
मूव नहीं करेंगे अगर, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, अब कमी आ गई, ठीक है। हमने क्या बोला, डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग लीफ व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल। अगर हमने बोला कि ये ओल्ड लीफ है, इसका इमोबाइल एलिमेंट है, वहां यंग लीफ में कोई कमी आ गई, तो क्या इमोबाइल एलिमेंट यहां से वहां मूव करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट है, तो आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे, तो वो वहां पर कमी आ जाएगी उसकी। जब ये कमी पूरा करने उधर गया ही नहीं, तो वहां पर तो क्या हो जाएगा, कमी नजर आने लग जाएगी कि यार पहले भी कमी थी, अभी भी कमी है, आगे भी कमी दिखी रही है, तो अब यंग लीफ के पास कमी नजर आएगी। मतलब कि कहने का मेरा पूरा मतलब ये है कि मोबाइल एलिमेंट की जो कमी है वो आपको ओल्ड टिश्यू के अंदर, ओल्ड लीफ के अंदर, ओल्ड स्टेम के अंदर नजर आएगी, बट इमोबाइल एलिमेंट की आपको कहां नजर आएगी, जल्दी बता दो, यंग लीफ के अंदर, यंग टिश्यू के अंदर, यंग स्टेम, जो भी आपको बोलना चाहो, यंग कोई भी पार्ट, क्योंकि लीफ के टिश्यू से मिलकर बनी है ना, ठीक है। चलो, and are not transported out of the mature organs. For example, elements like sulfur and calcium are a part of structural component of the cell and hence are not easily released. कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं है ना भाई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आगे देखो, The aspect of mineral nutrition of plant is a great significant important to agriculture and horticulture. कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्यों दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा किस चीज़ की कमी है। अगर हमको ओल्ड पार्ट के अंदर और न्यू पार्ट के अंदर पता लग जाएगी किसके अंदर कमी पहले नजर आ रही है, तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की क्या है कमी है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में कौन कौन आ जाएगा? नेक्रोसिस आ जाएगा, क्लोरोसिस आ जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ आ जाएगा, आपका प्रीमेच्योर लीफ फॉल आ जाएगा, प्रीमेच्योर बड फॉल आ जाएगा, आपके सेल डिवीजन इनहिबिशन आ जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी वजह से एक आए, दो या दो से ज्यादा, या फिर हम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी की वजह से भी एक से ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ सकते हैं। ध्यान रखना, रिलेटिवली बात चलेगी, देख देख के काम करना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो, क्लोरोसिस क्या है कि जो लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीफ येलो पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पैचेस पड़ जाएंगे येलो लीफ के, ठीक है ना। तो उसका प्रॉब्लम है क्लोरोसिस। द सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। इन सब की कमी की वजह से क्या हो जाएगा आपका बेसिकली क्लोरोसिस होगा। अब देखते हैं, जरा देखने वाली बात है ना, एक बार मैं अंडर मार्क कर रहा हूं, मैग्नीशियम देखो तुम तो यहाँ पर पहले एक बार, एक मैग्नीशियम यहाँ भी देख लो। क्लोरोसिस हुआ था मैग्नीशियम की वजह से, और मैग्नीशियम की वजह से एक और चीज हो रही है नेक्रोसिस, जिसको अपन कहते हैं डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ सेल्स, वो उसके अंदर आ जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पर भी, मैग्नीशियम वहाँ पर भी है। एक और चीज देखो, नई चीज, पोटेशियम यहाँ भी है, पोटेशियम यहाँ भी है। एक और चीज देखो, मोलिब्डेनम ये रहा, मोलिब्डेनम ये रहा। एक और चीज देख लो, तुम भी क्या याद रखोगे, नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन ये रहा। मतलब कि जरा देखना ना, एक से ज्यादा सिम्टम शो कर रहे हैं, है ना। नाइट्रोजन की कमी इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी शो करेगी, नाइट्रोजन की कमी डिले इन फ्लावरिंग भी शो करेगी, दोनों चीजें शो करेगी। आ रही बात समझ में अच्छे से? तो किसी एक पर्टिकुलर से दो या दो से ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लैक ऑफ लो लेवल ऑफ दिस कॉजेज inhibition in the cell division. Some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum are responsible for delay in the flowering. ठीक है, delay flowering if their concentration plant is low. क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से पूरी? हमें ये चीज ध्यान रखनी है मेनली। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, डिले इन फ्लावरिंग इसी से आना है ना। इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहला वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। अरे कॉपी तो नहीं करने बैठ गए तुम इन चीजों को, कॉपी नहीं करना, पूरी एनसीईआरटी चल रही है, पूरी एनसीईआरटी। हम एक पॉइंट टू पॉइंट समझते चल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर लेके नहीं चल रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलो, यू कैन सी फ्रॉम द अबव, अब ये बात जो मैं समझा चुका हूं इन चीजों से, वो यहां लिखा हुआ है, दैट द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स, ठीक है। एंड दैट द सेम सिम्टम मे बी कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब कि अगर अपन बात करें कि किसी एक, जैसे कि अपन ने यहाँ पर बात किया, सिंपल हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉपर है, अब कॉपर की वजह से क्या है आपका नेक्रोसिस हो रहा है। और अगर अपन बात करें तो कॉपर इसमें यूज में नहीं है कहीं भी, कॉपर से सिर्फ एक पर्टिकुलर भी काम में हो सकता है, एक पूरा काम उससे भी हो सकता है, ठीक है।
अब वही बात मैंने कहा था ना कि इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकते, आपको सिस्टमेटिक तरीके से मल्टीपल स्टेप लेके स्टडी करना पड़ेगा। Hence, to identify the deficient element, one has to study all symptoms developed in all the various part of the plant and compare the available standard table, जो भी आपके standard tables अवेलेबल हैं कि भाई इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये चीज़ कॉमन है, अब ये डाल के देख लेते हैं, अब ये डाल के देख लेते हैं, तो उससे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, जल्दी से कॉपी से क्या करें, जल्दी देखें, देखना चलो यहाँ पे है ना। अपन को अभी एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, वो क्या है, छोटी सी बात है, आसानी से समझ में आ भी जाएगी। क्या बोल रहे हैं दोबारा देखना। हमने बोला कि सपोज एक पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है प्लांट के अंदर, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, होगी नहीं हुई टॉक्सिसिटी हो गई। हमें नज़र आ जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी टॉक्सिसिटी आ रही है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, बट वो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के आ रहे हैं। वो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो किसी और एलिमेंट के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, तो हम समझेंगे कि जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। मैग्नीज जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट, टॉक्सिसिटी है उसकी एक तरीके से प्लांट के अंदर। अब इसका जो ज़्यादा अमाउंट है मैग्नीज का, उसकी वजह से आयरन और मैग्नीशियम वो सॉइल में प्रेजेंट होते हुए भी उसका प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा है, रूट से उसको ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसने क्या कर रहा है, कंपटीशन में, किसी अपटेक के कंपटीशन में उसको अंदर नहीं आने दे रहा है। तो जहां पर सॉइल के अंदर इतने ज्यादा होते हुए भी, आयरन और मैग्नीशियम इतना ज्यादा होते हुए भी प्लांट के अंदर नहीं आ रहा है, तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम बेसिकली किसकी आ रही है, किसी डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आने लग जाएंगे आयरन के और मैग्नीशियम के। ठीक है, जो आपको लग रहा था पहले कि यार ये मैग्नीशियम, जब हम आयरन और मैग्नीशियम इतना ज्यादा दे रहे हैं तो कंफर्म है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम तो नहीं आ सकते, तब भी आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली टॉक्सिसिटी किसकी थी, मैग्नीज की थी। मैग्नीज ने अपने नंबर को बहुत ज्यादा कर रखा था अंदर, तो मैग्नीज बहुत ज्यादा अपटेक होने की वजह से उसने उन दोनों को अंदर नहीं आने दिया, तो उस दोनों की डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आने लग गए। ठीक है, देखना स्टार्ट करते हैं। Many a times excess of an element may inhibit the uptake of another element। ठीक है, और अगर किसी भी चीज का एक्सेस हो जाएगा तो मुझे एक चीज बताओ, क्या उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ जाएगी? अरे हाँ भाई, आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स। मतलब जो बेसिकली आपके ये है, इस तरीके से जो वेन्स है, ये कैसी वेन्स होती है, सारी येलो वेन्स होती हैं। ये बीच में वेन्स है ना, ये तो मिड रिप हो गई। ये वेन्स जो हैं ये क्लोरेटिक वेन्स हो जाती हैं सारी, इसके अंदर येलो वेन बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली टॉक्सिसिटी की दो चीजें नजर आ रही है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैग्नीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। आयरन और मैग्नीशियम को अंदर नहीं आने देता है, एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। तो आयरन और मैग्नीशियम को क्या कर रहा है, वो अंदर नहीं आने दे रहा है और एंजाइम से बाइंड भी नहीं होने दे रहा है। अब वो जब अंदर नहीं आने देगा तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों की डेफिशिएंसी आ जाएगी प्लांट के अंदर। देखो भाई, देखो, कंफ्यूज मत हो इस चीज में। ये क्या है, प्लांट है। ठीक है, हमने बोला यहां पर सी क्या प्रेजेंट है, रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब समझना, यहां पर टॉक्सिसिटी थी किसकी, मैग्नीज की। जो मैग्नीज था बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में था, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में। तो इसने क्या किया कि यहां पर जो आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट थे सॉइल के अंदर, उनको अपटेक नहीं होने दिया। इसकी टॉक्सिसिटी है तो इसने इन दोनों को अंदर नहीं आने दिया। जब ये दोनों नहीं आएंगे तो इन दोनों की वजह से जो भी आपकी जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इस तरीके के मतलब जो भी इन दोनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का क्या नहीं हुआ है, अपटेक नहीं हुआ है। कंपटीशन इन अपटेक, इन दोनों के अपटेक नहीं हुआ। तो ये दोनों सॉइल में ज्यादा होते हुए भी प्लांट के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आ जाए नीचे समझ में यहाँ पर।
ठीक है। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन शूट एपेक्स में कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है। ये भी एक और क्या है, कैल्शियम से कंपटीशन शो कर रहा है यहां पर भी। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट इंड्यूसेस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बात समझ में आ गई? आगे ना एक बार समझ में आनी चाहिए बात, आगे देखते हैं, है ना। आगे देखो, डेट व्हाट अपीयर्स एज सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी, जो सिम्टम आपको मैग्नीज टॉक्सिसिटी के नजर आ रहे थे, जबकि मैग्नीज टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं थे, वो किस चीज के थे? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एक्चुअली बी द डेफिशिएंट सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब कि यहां पर कंपटीशन हो रहा है किस चीज में? अपटेक के अंदर, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे कि कैल्शियम, उसको ट्रांसलोकेट करने में। अगर वो पर्टिकुलर पोजीशन पर जहां नहीं पहुंचा, जहां उसकी जरूरत है, तो उसकी वजह से वहां पर उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे सॉइल रिजर्वर, ये मैं बता चुका हूं, बट ये पॉइंट्स जोड़ दिए यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी में आ रहे थे तो अपन ने सब बता जोड़ दिए ना, बाकी हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, जो हमको कहाँ मिलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक से मिलते हैं, जो सॉइल का फॉर्मेशन होते हैं। तो सारे मिनरल्स जो बेसिकली मिलेंगे वो मेजोरिटी जो मिलेगी सॉइल से मिलेगी। कुछ अगर अपन बात करें तो एयर से भी आ सकता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको एयर से मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है। Majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plant become available to root due to weathering and breakdown of rocks, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉक के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में मिनरल्स आप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। These process enrich the soil with dissolved ions and inorganic salt। अब इसके अंदर हम बात जब मिनरल्स प्रेजेंट है तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो भी आपके अदर देन कार्बन जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट है वो सारे भी इसके अंदर मिल जाएंगे, और डिसॉल्व्ड आयन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिशन का हम जानते हैं, हम चैप्टर भी यही पढ़ रहे हैं। तो अब देखो जरा, इतनी देर बाद जब हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अब खत्म करने वाले हैं, अभी तो नहीं हुआ, खैर बाकी है, फिक्सेशन बाकी है ना। तो उस टाइम पे आप क्या गया है? मिनरल न्यूट्रिशन। अब आया डेफिनेशन इसकी, देखो, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रिफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? जल्दी देखो फटाफट। ठीक है। अब हम जानते हैं कि सॉइल के अंदर क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एबायोटिक कंपोनेंट्स और भी मिल सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि वाटर मिल जाएगा, जो आपको प्लांट का यूजेबल फॉर्म है वो कैपिलरी वाटर है। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमने बोला जो बेसिक सोर्स जो है वो सोर्स कौन है आपका? सॉइल ही है। ठीक है ना। तो हमें बेसिक सोर्स समझ में आ गया कि सॉइल उससे क्या है? बेसिक सोर्स है। आगे अगर अपन देखें तो हम एक चीज जानते हैं कि जो बेसिकली आपका सॉइल है वहां पर हम जानते हैं नाइट्रोजन जो चाहिए होता है प्लांट को, तो उसके लिए रूट नोड्यूल्स, जो रूट आपके पल्सेस के जो रूट नोड्यूल्स में आपका क्या फॉर्मेशन होगा? लेगुमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और वही रूट नोड्यूल्स क्या करेंगे? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, और उसी की हेल्प से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होगा? प्लांट के अंदर कंप्लीट होगा। अब जो ये रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, दैट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नॉन नाइट्रोजिनेज एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स दैट इज मॉलिब्डेनम एंड आयरन। तो ये चीजें भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रूट हेयर से आपका एक वहां पर जो आपका रूट है वह रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, ये सब पढ़ने वाली बातें जो भी अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो। सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल्स बट ऑल्सो हार्बर्स, मतलब कि वहां उसको रोक के रखता है, एक हैबिटेट बनाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अदर माइक्रोब्स होल्ड वाटर, सप्लाइज एयर टू द रूट्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट। मतलब मैट्रिक्स मतलब कि एक तरीके से नीचे उसने एक तरीके से सपोर्ट बना दिया है, जो आपके रूट्स होते हैं उसके आसपास सॉइल प्रेजेंट है तो उसने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से पूरा जो प्लांट है पूरा एंकर्ड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, ये चीज अपन सारी बता चुके हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्टिलाइजर्स की बात अपन यहाँ बता चुके हैं। फर्टिलाइजर्स अपन यूज में लेते हैं जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, एसेंशियल दोनों ही है, मैक्रो भी है और माइक्रो भी है। कोई यूं नहीं बोलेगा माइक्रो है तो उसको नॉन एसेंशियल बोलना चालू कर दो। मैक्रो माइक्रो दोनों ही क्या है? एसेंशियल है। एक काम छोटा तुम्हें करना है, प्लीज अपनी मॉड्यूल को उठाना, उसके अंदर से देखना कौन से एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल हैं, कौन से आपके एंजाइम को एक्टिवेट डीएक्टिवेटिंग करने वाले हैं, सारे एक बार उसको जरूर देखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल, जिसके अंदर अपन डेफिशिएंसी देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अपन देखेंगे पर लास्ट में देखेंगे, मेरे साथ उस लास्ट में देखना चाहिए। हम पहले एनसीईआरटी को देख लें डिटेल में, है ना। उस टेबल को जो आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल में है उसको अभी तुम पढ़ना नहीं ढंग से, अभी बस तुम एनसीईआरटी को पढ़ो ठीक से। उस टेबल को छोड़ के मॉड्यूल में सब पढ़ सकते हो,
टेबल को छोड़ दो, बाकी सिर्फ ये पढ़ो आराम से, तसल्ली पढ़ते चलो। और ज़्यादा अच्छा है इसको एनसीईआरटी से करो इस चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है इससे हमेशा, है ना। ठीक है, ओके जल्दी करो।